friends, welcome to Silent Pry. This video is presented by me, अंकित कुमार। आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल 12, आर्टिकल 13। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो देख लीजिए। आज का टॉपिक राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। इसमें आर्टिकल 14 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल साइलेंट पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में कहता है। तो लॉ के सामने सभी इक्वल हैं। लॉ लॉ सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करना ही है। तो ये है क्या? तो आर्टिकल 14 क्या कहती है कि स्टेट किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा दो चीजें, इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंडियन टेरिटरी के अंदर। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ सारे पर्सन को राइट्स देता है। यहाँ पे जो पर्सन का यूज किया गया है, यहाँ पे पर्सन का मतलब चाहे वो सिटीजन हो या फिर फॉरेनर्स हो, और पर्सन का मतलब में होता है चाहे वो लीगल पर्सन ही क्यों ना हो। लीगल पर्सन में स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज हो गई या फिर और भी कोई लीगल पर्सन। ओके, ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है, मीन्स लॉ के सामने सभी इक्वल है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। ठीक है, तो ये ब्रिटिश ओरिजिन से आती है और इसमें ये तीन तरह की बातें करती है। पहले तो ये कि किसी भी पर्सन को के फेवर में किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज का एब्सेंस रहेगा, नहीं रहेगा। मतलब किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज, विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। ओके, और दूसरा क्या कहता है कि ऑर्डिनरी लॉ का हर पर्सन के पर इक्वल सब्जेक्शन होगा, हर पर्सन पर समान लागू होगा। कोई भी पर्सन चाहे वो कितना भी रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल हो या फिर नॉन ऑफिशियल हो, वो लॉ से ऊपर नहीं है और वो लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। ओके, तो लॉ के सामने क्या है? सभी इक्वल है, हमने ये देखा। दूसरा आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये क्या कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? कि अगर लॉ किसी तरह का प्रिविलेज, विशेषाधिकार या किसी भी तरह का लाइबिलिटी अगर देता है या इम्पोज करता है तो इक्वल सर्कमस्टांसेस में ट्रीटमेंट भी इक्वली ही किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक तरह का लॉ, ठीक है, हर पर्सन पर सिमिलरली एप्लीकेबल होगा अगर वे सिमिलरली सिचुएटेड हो। मतलब एक तरह के लोग लाइक ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब एक तरह के लोगों को एक ही तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। मतलब कि अगर किसी जॉब में एसटी का वैकेंसी खाली है तो उन एसटी में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यही ये कहता है। ओके, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहाँ इक्वल्स और अनइक्वल्स को डिफरेंसली ट्रीट किया जाता है, मीन्स यहाँ पे इक्वल और अनइक्वल का मतलब है कि इक्वल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, अनइक्वल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, यहाँ पर इक्वल अनइक्वल का मतलब ये नहीं होगा रिच और पुअर। तो अगर इक्वल और अनइक्वल को अलग अलग ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पर आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 14 सीधा सीधी क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिड करता है, उस पर रोक लगाता है। और ये क्या करता है कि पर्सन ऑब्जेक्ट का जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए। ये जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए वो मनमाना नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, वेशियल नहीं होना चाहिए। ये इंटेलिजिबल डिफरेंशियल होना चाहिए, बुद्धि पर बेस्ड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। लॉ का रूल चलेगा, मीन्स क्या है कि आर्बिट्री पावर का अब्सेंस होगा। किसी भी मैन को पनिश नहीं किया जा सकता, किसी को भी पनिश नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शन है अगर वो लॉ को ब्रीच करता है, तोड़ता है तो। मतलब किसी को भी पनिश करने के लिए कंडीशन सिर्फ एक ही है कि अगर वो लॉ को तोड़े तो। इसके अलावे किसी को भी पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, यही कहता है रूल ऑफ लॉ। और इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मीन्स ऑर्डिनरी लॉ पर सारे सिटीजन पर इक्वली सब्जेक्शन होगा। रूल ऑफ लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। ठीक है, और इसे अमेंडमेंट के द्वारा भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसे सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में अपनी बात कही थी और यहीं से ये डॉक्ट्राइन आया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब क्या है, इक्वालिटी का बहुत कुछ एक्सेप्शंस है। मतलब आर्टिकल 14 जो हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका भी कुछ एक्सेप्शंस है। कुछ लोगों पर ये काम नहीं करता है,
कुछ लोगों को अलग तरह का इम्यूनिटी छूट दिया गया है, प्रिविलेज दिया गया है। तो वो क्या है? तो आर्टिकल नंबर 361 के अकॉर्डिंग इंडिया के प्रेसिडेंट और स्टेट्स के गवर्नर को बहुत सारी इम्यूनिटी छूट मिली है। वो क्या छूट मिली है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिस की ड्यूटी करे या फिर अपने पावर को किसी भी तरह से एक्सरसाइज अगर करते हैं तो उन्हें किसी भी कोर्ट के सामने आंसरेबल होने की जरूरत नहीं है। ओके, प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट कोई भी कोर्ट उनके टेन्यूर, उनके कार्यकाल के टाइम पे उनके अगेंस्ट अरेस्ट या इम्पीचमेंट का ऑर्डर नहीं निकाल सकती है। प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट किसी भी तरह का सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकता किसी भी कोर्ट में। और इसे करने के लिए 2 महीना का प्रायर नोटिस देना पड़ता है और उस नोटिस के बाद, उस 2 महीने के एक्सपायरेशन के बाद ही सिविल प्रोसीडिंग चलाया जा सकता है। तो हमने देखा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाया ही नहीं जा सकता, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग तो चलाया जा सकता है और इसके लिए 2 महीना का पहले नोटिस देना पड़ता है और उसके एक्सपायर होने के बाद ही सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 361A। तो जहां आर्टिकल नंबर 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था, 361A आम जनता, आम सिटीजन्स को छूट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या कहता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग में अगर कोई ट्रू रिपोर्ट सामने आती है और वो अगर किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है, ठीक है, तो कोई न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है और उसमें अगर कोई पर्सन एक्यूज्ड, दोषी पाया जाता है, तो इसके लिए किसी भी पर्सन को किसी भी कोर्ट के सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के सामने हाजिर होना नहीं पड़ेगा, उन्हें उत्तरदायी नहीं होना होगा, वो लायबल नहीं होंगे। ये आर्टिकल 361 हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब है आर्टिकल नंबर 105 जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या कहता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, वो पार्लियामेंट में अगर किसी भी तरह का बात करते हैं या किसी भी तरीके से वोट करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में या उसकी किसी कम्युनिटी में, तो उससे इसके लिए किसी भी कोर्ट के किसी भी प्रोसीडिंग में उत्तरदायी नहीं होना होगा, लायबल नहीं होना होगा। और यही आर्टिकल 194 मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एमएलए को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और क्या कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में उनके द्वारा कुछ भी कहा गया या किसी भी तरह का वोट दिया गया तो उन्हें कोर्ट के किसी भी प्रोसीडिंग के सामने लायबल नहीं होना होगा। ओके, मतलब क्या है कि ये एमपी और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को ये इम्यूनिटी इसलिए प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपना काम इजिली और आराम से कर सके। ओके, और आर्टिकल 14 का एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 31 से। ये आर्टिकल 31 से क्या कहता है कि ये जो आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 में 2 क्लाउज बी और क्लाउज सी, अगर इसे इम्प्लीमेंट करना चाहे स्टेट, ठीक है, तो ये आर्टिकल 39 क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। तो अगर आर्टिकल 39 के क्लाउज बी और क्लाउज सी को स्टेट इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो वो इम्प्लीमेंट कर सकती है और उसे कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 को वायलेट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जहां आर्टिकल 31 सी आती है वहां आर्टिकल 14 चला जाता है। ओके, और यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है वो फॉरेन सॉवरेन को प्रोवाइड की जाती है कि फॉरेन सॉवरेन रूलर्स है जैसे कि प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और या फिर फॉरेन एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स, ठीक है, इन्हें सिविल और क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सकती है। ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी जितनी एजेंसीज हैं, इन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। इस वीडियो के बारे में आपको अगर कुछ सजेशन देना है या फिर कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।